नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम्बाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत और कर रहे हैं। अब हम केवल ये जो डिप्टी कलेक्टर हैं, डिप्टी एसपी हैं, यानी कि प्रशासनिक सेवा हैं, उनसे जुड़े जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे आपको मिलाते थे। लेकिन आज से एक नई शुरुआत कि आज से हम लोग प्रोफेसर्स जो बने हैं, जो प्रोफेसर्स में जिनका चयन हुआ है, जो टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, आज से हम उनकी शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, कोशिश ये रहेगी कि आपको उनके बारे में जानने का मौका मिले, साथ ही उनका जो अपना फील्ड है, अपना जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है, महारत हासिल कर कर प्रोफेसर बने हैं, तो उनका उस अनुभव को आपसे बांटने का मौका मिले। आपको भी उनके अनुभव से उस सब्जेक्ट में आपकी भी पकड़ मजबूत हो। इस प्रकार की भी हम क्या शुरुआत कर रहे हैं। तो उस श्रृंखला में दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हैं देव सिंह देव सिंह जी। देव सिंह जी को भी सीजीपीएससी 2019 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा हुई थी, उसमें उनको असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिला है। तो देव सिंह जी, सर्वप्रथम आपकी बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देव सिंह जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही जी सर, रहेगा, बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद आप। जी जी। जी, मेरा पहला प्रश्न देव जी यही रहेगा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए, पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने जब आपके बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे पास डिटेल आती है जब भी हम किसी का इंटरव्यू हम लोग लेते हैं, तो जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे खुद ही मैं इतना उत्सुक था उसे मिलने के लिए कि भाई कितना कष्ट, भी हम नहीं कहेंगे उसको कष्ट कहना तो गलत होगा, क्योंकि कष्ट तब होता है जब उसको हम करते हैं तो उसमें दुख महसूस हो। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आपने संघर्ष किया है, कष्ट नहीं। और संघर्ष कर रहे थे तो एक बड़े अचीवमेंट के लिए मुझे आगे जाना है। तो वो संघर्ष बड़ा, बहुत ही कहते हैं मुश्किल वाला तो नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ा मजबूत तरीके से हमने संघर्ष किया। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में पूरा डिटेल से आप बताइएगा, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, नॉट ओनली सीजीपीएससी जो प्रशासनिक सेवा के हैं, उसके अदर भी सभी युवाओं के लिए उनको सीखने का, जानने का मौका मिले कि भाई कोई बंदा अगर दृढ़ निश्चय के साथ लगा रहे तो कैसी भी बैकग्राउंड क्यों ना हो, वो मुकाम पाई लेता है जो समय ने तय किया होता है। तो देव सिंह जी, अपनी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल सर। सर्वप्रथम तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम देव सिंह कांगे है और मैं ग्राम दापकट्टा, तहसील भानु प्रतापपुर, जिला कांकेर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव जिला मुख्यालय से लगभग 50-55 किलोमीटर अंदर है। आंतरिक वनांचल क्षेत्र पड़ता है। और मेरे घर में मेरे माता जी है, पिताजी है और बड़े भाई हैं। जी। माता पिताजी दोनों पढ़े नहीं हैं। उन लोग कभी स्कूल का दर्शन ही नहीं किए। और अच्छा। भाई 5वीं तक पढ़े हैं। ओके। सभी मजदूरी करते हैं। जी थोड़ा सा थोड़ा सा खेती है, लगभग 70-80 डिसमिल, जो कि इतना अच्छा आय का स्रोत नहीं है। जो कि मेन जो हमारा जो आय का स्रोत रहता है घर चलाने का, वो कहीं ना कहीं मजदूरी रहता है, तो हम लोग मजदूरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और मेरा जो पढ़ाई है 8वीं तक का मेरा गांव में ही हुआ है। उसके बाद 9वीं और 10वीं मैं भजनपुरी से पढ़ाई किया हूँ। 11वीं और 12वीं मैं सालही स्कूल और सिंगार भाट कांकेर से पढ़ाई किया हूँ। बीएससी की पढ़ाई जो है मैं कांकेर से ही किया हूँ। उसके बाद एमएससी के लिए मैं रायपुर गया, जो कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से ही किया हूँ। इस प्रकार से मेरा पढ़ाई का जो है जर्नी रहा। फिर मेरा जो टीचिंग का जो है वो मेरा बचपन से ही मेरा रुचि था। जब तीसरी क्लास में था, मैं जब गांव की स्कूल में ही पढ़ रहा था, तो उस टाइम पे जो टीचर थे हमारे वो नहीं आते थे, तो उस टाइम पे मैं टीचर के एब्सेंट पे ब्लैक बोर्ड पर जाकर मैं खुद ही पढ़ाया करता था। तो कहीं ना कहीं वहां से मेरा रुचि जो है टीचिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बढ़ा। और जब हम स्कूल में थे, स्कूल में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस टाइम पे जब टीचर जब सामने ब्लैक बोर्ड जब पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पर, तो उस टाइम पे मैं खुद को कल्पना करता था कि मैं इनके जगह, टीचर के जगह पे मैं होता तो मैं किस प्रकार से पढ़ाता, किस प्रकार से मैं समझाता, इसको कैसे समझाता, कैसे परफॉर्म करता अपने आप को। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इमेजिनेशन करता था। तो कहीं ना कहीं मेरे टीचिंग के फील्ड में बचपन से ही मेरा रुचि था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि प्रोफेसर कैसे बनते हैं, टीचिंग के लाइन में क्या क्या स्टेप होते हैं, मुझे जानकारी नहीं था, बस रुचि था। तो बस आगे बढ़ते गया बढ़ते गया, कहीं ना कहीं मुझे रायपुर में एमएससी में जाने के बाद मुझे जानकारी मिला। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं ग्रामीण वनांचल क्षेत्र में था, तो मेरे गांव में कोई पढ़े लिखे नहीं है उतना। बीएससी भी नहीं थे मेरे आसपास में, मैं ही बीएससी किया हूँ। और पीजी भी साइंस से मैं ही किया हूँ, साइंस बैकग्राउंड से, और कोई भी नहीं थे। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही रहा मेरे लिए कि स्टार्टिंग में जो बेसिक स्तर पे ही मुझे जानकारी नहीं मिला
कि किस क्षेत्र में हमको जाना चाहिए, कौन सी विषय का चयन करना चाहिए, कहाँ पे अच्छे विद्यालय हैं, कहाँ पे अच्छा संस्थाएं हैं। बिल्कुल ये इससे हम अभिज्ञ थे, जानकारी नहीं था। तो बस हमारे लिए तो यही था कि 10वीं के बाद 12वीं पास करना है, फिर उसके बाद बीएससी करना है, फिर उसके बाद एमएससी करना है, फिर नौकरी ढूंढना है। बाकी हमको जानकारी नहीं था। बाकी अभी के बच्चे लोग जो है अभी काफी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर काफी पढ़े लिखे हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो उनको पहले से ही मिल जाता है माध्यम कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए। हमारे टाइम पे हम हमारे ना घर वाले पढ़े लिखे थे, ना परिवार पढ़े लिखे थे, ना गाँव में आसपास के पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। तो काफी चैलेंजिंग रहा हमारे लिए। जो अभी जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही उनको जानकारी मिल जाता है कि सिविल सर्विस में कैसे जाना है, क्या क्या पोस्ट होते हैं, उनको पहले से ही जानकारी मिल जाता है। हमको बिल्कुल भी पता नहीं था उस टाइम पे कि कौन सी फील्ड में क्या ब्रांचेस हैं, क्या पोस्ट मिलते हैं, ये बिल्कुल हमको जानकारी नहीं था। तो काफी चैलेंजिंग रहा था ये मेरे लिए। और सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग रहा वो मेरे लिए आर्थिक स्थिति को लेकर रहा है। तो ये बहुत ऐसे ही बढ़िया। कुछ मेरा ये बैकग्राउंड था। जी जी। अभी आपने एक बात बाद में बोली आर्थिक स्थिति को लेकर, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, जी सर। तो आपने पढ़ते पढ़ते भी अपना खर्चा खुद निकाला, और खर्चा निकालने के जी जी। लिए आपने वो कार्य किए जो कई बार देखा जाता है कि शर्म आती है कि नहीं हम ये क्यों करें, हम ये क्यों करें, लेकिन आपने उसको श्रम नहीं माना, उसको आपने एक जीवन का एक पार्ट माना, एक बड़े अचीवमेंट करने के लिए। तो थोड़ा वो ही बताइएगा कि आपने अपने जीवन को किस प्रकार से कार्य को करते हुए इस सिलेक्शन को लिया, इस चयन को लिया। जी जी सर। एक्चुअली सर वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो रहा है घर में। तो जब हम बड़े हो गए, जब छोटे थे तो फिर हम लोग जीत करके कोई भी चीज को हम उस टाइम पे पता नहीं था कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, घर वाले इतना फेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उस टाइम पता नहीं था। जब हम बचपन में थे तो कहीं ना कहीं रो रो कर जीत करके हम किसी चीज की जैसे मांग होती है तो फिर हम लोग मांग ही लेते थे। लेकिन जैसे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो समझ में आया कि घर वाले के पास भी पैसे नहीं है, कहाँ से देंगे। तो उस टाइम पे समझ में आया कि हमको भी कुछ करना चाहिए, जो कि घर वालों को तंग करेंगे तो उन लोग के पास भी पैसा नहीं है, कहाँ से देंगे। तो फिर धीरे धीरे मैंने मजदूरी वही करने लगा, जैसे कि गांव में जो होती है छोटी छोटी मजदूरी, या फिर लिपाई पोताई करने छुट्टियों में। जैसे उस टाइम पे दिवाली छुट्टी बहुत लंबा हुआ करता था, तो दिवाली छुट्टी में हम लोग पुताई उताई करने जाते थे। जब मैं बीएससी कर रहा था, बीएससी जब कर रहा था, तो बीएससी के टाइम पे मैं कांकेर में जब बीएससी कर रहा था उस टाइम पे वहां पे एक दशरथ हलवाई है, जी। जहां पर मैंने 3 साल तक वेटर का भी काम किया है बीएससी करते करते। दिन में तो स्कूल कॉलेज चले जाते थे, और नाइट में जब प्रोग्राम होता था शादियों में, तो फिर उस टाइम पे हम वेटर का काम मिल जाता था, तो फिर नाइट नाइट में हम लोग काम किया करते थे। और जब बीएससी जब पढ़ रहे थे तो मेरी क्लासमेट लोग वहां पर जैसे पार्टी वार्टी होती है तो उन लोग सज धज करके वो मेरे पार्टी में आते थे और मैं वेटर बन के खड़ा रहता था। तो उस टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अरे यार, मेरे ही क्लासमेट है, मेरे ही साथ पढ़े हैं, इन लोग आ गए हैं मेरे पार्टी में, उन लोग सज धज के आ गए हैं पार्टी में और मैं वेटर बन के खड़ा हूँ। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। फिर भी अब मजबूरी था, क्या करता, क्योंकि घर वालों को पैसा मांगने का मन नहीं करता था, क्योंकि घर वाले मना तो नहीं करते थे, पर मुझे सोचना पड़ जाता था कि घर वाले कहाँ से देंगे। जो भी मजदूरी जो करते हैं घर वाले, वो घर चलाने में ही वो खत्म हो जाता है। तो मेरे लिए जैसे फीस वगैरह हो गया, स्टेशनरी फीस हो गया, कुछ कुछ खर्चे हो गए, तो ये सारे चीज जो है घर वाले के ऊपर डिपेंड रहना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि माहौल घर का सिचुएशन ही कुछ ऐसे ही था। तो मैं खुद ही अपना खर्चे के लिए खुद ही मैं मजदूरी वगैरह करके पैसा कमा लेता था। तो काफी चैलेंजिंग रहा उस टाइम पे। आज बताने में मजा भी आता है, उस टाइम पे शर्म लगता था कि मैं उस टाइम वेटर था और मेरे फ्रेंड लोग वहां पे शादी में जो है सब धस के आते थे। लेकिन अभी जो है अचीव वहां पे इतना बड़ी अचीव पाने के बाद में अभी थोड़ा बताने में मजा भी आता है। वाकई में इस तरह से हम लोग गुजरे हैं, कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम पर भी पहुंचेंगे। और आज आपके डायलॉग मंच के थ्रू मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का भी मौका मिल रहा है। बड़ा अच्छा। देखिए देव जी, क्या है ना कि कुछ लोग गजब का मोटिवेशन बढ़ देते हैं। इस समय जो भी आप इंटरव्यू देख रहे होंगे, और आपने बताया कि परिवार मजदूरी में आपने खुद 3 साल तक वेटर का कार्य किया। जी जी। मैं हालांकि उस चीज को देखा तो नहीं, लेकिन महसूस कर रहा हूं कि एक युवा मन में किस प्रकार की हलचलें, किस प्रकार की विडंबना, बहुत सारी बातें उठती होंगी। उस चीज को आप कैसे नियंत्रित करते थे? जो 3 साल आपने बताया कि मैं जब वो काम करता था हलवाई के यहाँ पर वेटर का कार्य करता था, आज सही बात है कि आज नहीं वो दिखता होगा, क्योंकि जब हम मंजिल पा जाते हैं तो पिछले सारे कष्ट हमारे लिए क्या हो जाते हैं, वो शून्य हो जाते हैं, ये सत्य है। लेकिन वो 3 साल बड़ा जी सर। कष्टकारी रहा होगा, 3 साल बड़ा, कई बार कोई ऐसी घटना भी हुई होगी जब आपको लगा होगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, काश मैं भी एक अच्छी बैकग्राउंड से होता
तो मैं भी आज क्या होता, मेरे पास पैसा होता, मैं पढ़ाई अच्छे से करता, मैं भी लाइफ को एंजॉय करता, क्योंकि युवा मन में होती है आकांक्षाएं, सपने बहुत सी। उसी कालखंड में कहते हैं ना कि युवा ही उस चीज को एंजॉय कर सकता है, जी सकता है। और आप उसमें दिन में पढ़ते थे, रात में वो कार्य करते थे, और उस कार्य में बहुत सारी चीजें भी होती होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वेटर का काम जब करते हैं तो वहां पर हर तरह के लोग होते हैं। कोई बड़े रेस्पेक्टफुल्ली बात करते हैं, कुछ लोग कई बार जी कुछ जी जी बदतमीजी भी कर जाते हैं, जी कुछ भी जी बोल देते हैं, इज्जत सम्मान मानते नहीं है मजदूर व्यक्ति का। तो उस जी जी तरह के दौर में आपने अपने आप को कैसे बचाया? क्योंकि लोग बहुत सर उस उड़ाते टाइम थे पे। कि मैं गरीबी है, मैं नहीं कुछ कर पाया, गरीब ना होता तो मैं पैसा ना, पैसा मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर जाता। लोग गरीबी में बहुत सारी चीजें उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं, बहुत उल्टी सीधे चीजें भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन आपने उन सब चीजों को अपनी ताकत बनाया, अपनी हिम्मत जी बनाया। सर जी सर। तो थोड़ा इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आप बताइए, कि मैं जब आप बता रहे थे तो मैं खुद एग्ज्यूम करने की कोशिश कर रहा था कि एक व्यक्ति उस समय क्या, एक, और बल्कि व्यक्ति नहीं, युवा मन, युवा मन बड़ा उम्मीदों से, सपनों से भरा होता है, लबालब होता है। तो थोड़ा इस बारे में बताइए कि कोई घटना ऐसी, कोई बात ऐसी जो उस समय, उस 3 साल के बारे में कुछ बताइए। जी सर, उस टाइम पे लग रहा था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, क्योंकि इतने सारे फेसेस, इतने सारे चैलेंजिंग है, इतना सारा मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कभी कभी लगता था कि पैसे के अभाव में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, घर वालों को कितना परेशान करूं। घर वाले कभी मना नहीं करते थे, सबसे बड़ी चीज की घर वाले, कभी मैं बोलूंगा कि मुझे रायपुर में पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ना है, तो कभी उन लोग मना नहीं करते थे। पर उन लोग टेंशन कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते थे कि अब कहाँ से पैसा लाएंगे। तो मैंने भी जिद किया कि नहीं, मैं यहाँ पे यदि यहाँ से यदि पीछे हट जाता हूँ, यदि पढ़ाई छोड़ देता हूँ, तो फिर मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा जहां पर मैं पहले था और अभी हूँ। तो ऐसे में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं लाइफ में। जहां पर हूँ अभी हूँ, मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने कभी पीछे हटा नहीं, अपना जिद, अपना जुनून, अपना लगन, अपना मेहनत बिल्कुल जारी रखा मैं, और आगे बढ़ा। पैसे मैं इधर उधर से, बहुत पैसे के लिए इधर उधर मुझे बहुत भटकना पड़ा। जैसे बहुत सारे रिलेटिव हैं, उनसे मांगना पड़ा, हेल्प मांगना पड़ा। काफी सारे जैसे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास भी जाना पड़ा। कहीं से मिला, कहीं से नहीं मिला, बट कहीं कहीं से बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिला, जिसके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो वही सर, वही था सर कि मेरे अंदर जो है ना सकारात्मक जो वही था कि यदि पीछे हट जाता हूँ तो फिर वहीं का वहीं रह जाऊंगा। इसीलिए मैंने जहां पर भी मैं काम करने जाता था, तो वहां पर बस मेरी जितना जरूरत था उतनी ही मैं बात करता था। बाकी जो है जैसे नेगेटिव बात करते थे, कुछ और जो है रास्ता भटकाने वाले होते हैं, उससे मैं काफी दूर रहा। जो जिसे नेगेटिव जो बात करते थे, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बिल्कुल मैं उनको इग्नोर करता था। हालांकि बहुत तरह से लोग होते हैं बोलने वाले, तो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किसको एक्सेप्ट करें और किसको अवॉइड करें। तो बस यही था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि अगर मैंने नहीं कुछ किया तो मैं जो हूं मैं वही रह जाऊंगा। ये लाइन बड़ी जी सर। प्यारी, और इसमें बड़ा अर्थ है कि हम जहां पर है, अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ आगे नहीं किया, तो जीवन जो है ना वो वैसे ही रह जाने वाला है। तो ये आपका प्रेरणा, आपको इससे जी सर। मोटिवेशन मिला, इस बात से आपको मोटिवेशन मिला। आप उन सभी जी जी युवाओं के लिए जो आपकी तरह इकोनॉमिकल क्राइसिस झेल रहे हैं, और कई बार क्या होता है उस इकोनॉमिकल क्राइसिस में टूट जाते हैं, बिखर भी जाते हैं, या कुछ असामाजिक कार्यों में, अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी आपका जो रुचि क्षेत्र है, जो भी आपका गोल जो सेट है, आप बिल्कुल अपना जिद बनाए रखिए, अपना लगन, अपना मेहनत, आत्मविश्वास बनाए रखिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने तो पर्टिकुलर जो है मैंने फाइनेंशियली प्रॉब्लम से मैंने गुजरा है। बहुत सारे का फैमिली प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, प्रॉब्लम्स बहुत तरीके से होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो गोल है और आप हैं, इन तीनों के बीच में कोई भी फैक्टर्स नहीं आना चाहिए। आप फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स भी जो नेगेटिव बात करते हैं उनसे दूर रहिए, सोशल मीडिया है उनसे भी दूर रहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो फैमिली प्रेशर, बहुत सारी चीजें जैसे फैमिली में कभी कभी बोलते हैं कि आप मेरे घर शादी हो रहा है आप नहीं आए, मेरे यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है आप नहीं आए। जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए बीच बीच में, हम बिल्कुल नहीं गए। और बाद में उस टाइम पे सब थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो गए थे, इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं, आप हमारे यहाँ नहीं आते, वो नहीं आते। फ्रेंड्स भी बोलेंगे कि आप हमारे साथ मिलने नहीं आते, आप फ्रेंड्स नहीं हैं।
तो ये सब होते ही रहते हैं, लेकिन अब जो है आगे जब बड़ी उपलब्धि जब पाएंगे तो फिर सब रिकवर हो जाएगा, सब आपको अच्छे मानेंगे और सब आपको एक कहीं ना कहीं आपसे जो है सीखेंगे भी उन लोग। तो ये सारी चीज होती है। और रही बात जो मेरे जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिनके यहाँ, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे टाइम पे तो शासन प्रशासन की योजनाएं भी नहीं थी, बहुत सारे अभी योजनाएं निकल रहे हैं। हमारे टाइम पे कोई बताने वाली भी नहीं थे, क्योंकि हम आंतरिक वनांचल क्षेत्र के थे तो हमको जानकारी भी नहीं था। बहुत सारे फ्री इंस्टीट्यूट हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग संस्थाएं हैं अभी जो शासन प्रशासन के द्वारा जो चल रहा है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और कभी आप हार मत मानिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, जो अमीर है उन्हीं लोग पढ़ सकते हैं, हम गरीब हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास मेहनत होना चाहिए, आपके पास जिद और जुनून होना चाहिए। यदि आपके पास जिद जुनून कॉन्फिडेंस है तो फिर आप कम संसाधन में भी आगे बढ़ सकते हैं और अपना उपलब्धि, आप गोल, आप जो है आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पास जो है पैसे नहीं है तो आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे उपलब्धि हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, आगे ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, जिनके जो कम संसाधन में रहकर भी आगे उपलब्धि तक पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिद जुन जिद जुनून और आत्मविश्वास, तो ये मंत्र हैं आपके, और इन्हीं मंत्र से आप आगे बढ़े और आपने अचीवमेंट किया। तो दोस्तों, सीधा जी सीधा जी मैसेज है देव सिंह जी का कि बिल्कुल मत सोचिए कि केवल अमीर ही बन सकते हैं, गरीब भी बन सकते हैं। उनके 3 मंत्र को आप पकड़ लीजिए और लग जाइए, आज से कमर कस लीजिए कि मेरे को पाना ही, मेरे को बनना ही। सर, एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे जी हमारे पास यदि प्रतिभा होती है ना, हमारे पास यदि प्रतिभा होती है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभा को देखकर लोग सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर हमारे पास बिल्कुल। प्रतिभा नहीं है और हम पैसे के लिए किसी के पास मांगने भी जाएंगे, मान लो उधारी में भी मांगना है कि मेरे को पढ़ाई करना है, फिर ये करना है करके, तो लोग देंगे नहीं, क्योंकि आपके पास जो प्रतिभा दिखना चाहिए, आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो लोग कहीं ना कहीं आपको पैसे देने के लिए हिचकिचाएंगे ही नहीं कि हमारा पैसा जो है वेस्ट होगा नहीं करके। क्योंकि मैंने भी इस तरह से उधारी ले लेकर मैंने आगे पढ़ाई किया है। जैसे बहुत सारे मेरे फैमिली है, खास करके मैं बोलूंगा तो मेरे जो बुआ जी हैं, वो भी दिए, और जो है एक और है फ्रेंड्स मेरे जो मित्र हैं रवि, वो भी दिए। और और जो है एक और है जो इन प्रोफेसर हैं इंद्रपाल करभाल सर जी, उन्होंने भी मेरे हेल्प किए फाइनेंशियली। तो कभी उन्होंने कभी इसलिए नहीं हिचकिचाया क्योंकि मेरे पास वाकई में उनको लगा कि उम्मीद था, विश्वास था कि ये लड़का कर लेंगे, कभी वेस्ट नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इनके पास प्रतिभा है। तो यही है सर कि उनके पास यदि प्रतिभा, उनके पास टैलेंट है, प्रतिभा है, तो लोग जो है सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं एक भगवान के फरिश्ता के रूप में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस बात यह है कि आपकी प्रतिभा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, तो लोग आपके सपोर्ट जी के जी लिए, जी आपके समर्थन के लिए आपके साथ आ जाते हैं और आपका कारवा बन जी जाता है और सर। आप सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। जी जी आप अभी देव सिंह जी केमिस्ट्री के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। जी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मैं जी भी सर। जो था साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ अपने समय में, और जब पढ़ता था साइंस बैकग्राउंड मेरी थी, तो केमिस्ट्री बड़ी टफ लगती थी मेरे को। और हम लोगों ने एक लाइन बना ली थी स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि केमिस्ट्री है बेवफा, रात को रटो सुबह को है सफा। ये हम आपस में से बोला करते थे। जी केमिस्ट्री का सर। तो डर मेरे अंदर था कि मैंने 12th के बाद, साइंस से करने के बाद, फिर मैंने कॉमर्स रख लिया, बीकॉम ले लिया कि भाई मैं अब साइंस नहीं चला पाऊंगा, केमिस्ट्री ने मेरे को। और आप केमिस्ट्री में प्रोफेसर बन गए। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको कैसा लगता है, और जिनको टफ लगता है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे केमिस्ट्री के बारे में? जी सर। तब सर इसलिए लगता है लोगों को क्योंकि कोई भी चीज को हम यदि बेसिकली समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एकदम आधारी स्तर पर यदि समझते हैं, तो कोई भी चीज टफ हमें नहीं लगता। क्योंकि जो चीज हम बेसिक स्तर पे जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं 11 12 9 10 से शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल। वही चीज हमको जो है आगे आगे जो है, हम यदि 11 12 केवल हम पास होने के लिए यदि पढ़े, यदि हम समझ समझ कर यदि कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़े हैं, ना पढ़े, यदि हम पास होने के लिए ही पढ़ेंगे, केवल रखेंगे, तो आगे जाकर के हमको जैसे कि एमएससी में हो या फिर बीएससी में हो, हमको टफ लगता है। तो कोई भी चीज को जो है हम कॉन्सेप्ट को यदि समझते हैं, यदि कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो हमारे लिए इजी होता है। यदि जो है किसी को जैसे गणित वाले हैं, कोई मैथमेटिक्स वाले हैं, उनको सारे फॉर्मूलेस पता है, उनको पहाड़ा याद है, हर चीज पता है, तो उनको गणित बनाने में मजा आएगा, उनको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। वैसे ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं बोलूं तो फिर ये जैसे बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग जो जी बना है, कहीं ना कहीं ईट ईट हो गया, सीमेंट हो गया, छड़ हो गया, बहुत सारे जी। मटेरियल से मिलकर एक बिल्डिंग बनता है। तो बिल्कुल यदि मैं बिल्कुल। पर्टिकुलर कोई एक पार्ट की बोलूं,
सर जैसे कि ईंट की बात करूं तो ईंट भी किसी से मिलकर बना होगा। जैसे जी ईंट जो है मिट्टी से या फिर रेत से या फिर पानी, बहुत सारे मटेरियल से मिलकर के बनता है कहीं ना कहीं ईंट। तो जी ईंट के अंदर और हम घुस जाएं कि रेत किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो रेत भी तो किसी से मिलकर बना होगा। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। रेत जो किसी किसी से मिलकर जो बना है, वो पार्टिकल्स क्या है, वो कण क्या है, वो अवयवी कण क्या है, यदि उसको जी हम देखें, एकदम बेसिक, एकदम कोर पे जाएं, वो कैसे जुड़े हैं आपस में, वो जी जी किस तरह से आपस में बनावट है, तो इस जी पर यदि हम समझने की कोशिश करें तो केमिस्ट्री मजा आ जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री है ही वही कि जो पदार्थ है, जो ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जो पदार्थ हैं, वो किस तरह से बना है, उसकी बनावट क्या है, उसकी संरचना क्या है, वो आपस में किस तरह से जुड़े हैं। जैसे गैस हो गया, द्रव हो गया और ठोस, आपस में तीनों डिफरेंस क्यों है, गैस अलग क्यों है, द्रव क्यों अलग है, ठोस क्यों अलग है, इसकी बनावट में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो अलग होगा, कुछ डिफरेंस होगा। यदि इस कोर को हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमें जो है केमिस्ट्री पे इंटरेस्ट आने लगेगा। और इस पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, यदि हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर ऊपर से जाएगा। हम हाई लेवल पर जब पढ़ेंगे, जब बीएससी में पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हाई लेवल पर जाएगा और ऊपर से उड़ जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा हमको। तो वही है कि ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं हमको 11 12 और 9 10 में फिर से ले आता है। जब हम हाई लेवल पे चले जाते हैं और समझ में नहीं आता, तो कहीं ना कहीं वो 11 12 पे ये सब रहता है, तो वापिस हम फिर आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप यदि केमिस्ट्री में जो पढ़ना चाह रहे, कुछ करियर बनाना चाह रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो फिर आपको 11 12 से अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत हो गया, 11 10 12 मजबूत हो गया, तो फिर आपको आगे इशू होने जी वाला जी नहीं है। और आपने बड़ा एक अभी जी अच्छा एग्जाम्पल दिया कि द्रव्य, गैस और ठोस, इनके बीच में जी जी इंटरलिंक क्या होता है, अंतर संबंध क्या होता है, इसको आप समझ गए तो बात बन जाएगी। जी मुझे कुछ जी बचपन जी की बात याद आ रही है कि पानी का एग्जाम्पल लेके टीचर हमको बताया करते थे कि भाई पानी है, वो तरल है, द्रव्य है, इसको आप जमा दो तो ये ठोस हो जाता है, और जी इसी जी पानी जी को आप उबाल दो तो वाष्पीकरण होके ये गैस बन जाता है। इन तीनों में जी जी इंटरलिंक आप अगर मुझे बताना चाहेंगे तो आप कैसे बताएंगे कि इन तीनों का इंटरलिंक क्या आपस में कैसे? वो एग्जाम्पल सही था जो टीचर ने हमको दिया था पानी वाला? जी सर, जी सर। एक्चुअली ये जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जो हम जिसको अवयवी कण बोलते हैं, वो अवयवी कण का ही खेल है कि दो अवयवी कण के बीच में जो जो आकर्षण है, जिसको हम जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि वो कितना है। यदि पास पास है बिल्कुल तो वो ठोस बन जाएगा, बहुत दूर दूर है तो गैस बन जाएगा, थोड़ी दूर, थोड़े पास, तो तो वो द्रव्य। कहीं ना कहीं वो लिक्विड में जाएगा। जी बिल्कुल। तो यदि हम टेम्परेचर यदि कम करते हैं, कहीं ना कहीं वो पास आ जाता है। और यदि टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो इसमें जो है बहुत सारे एनर्जी होते हैं, जैसे कि कंपन एनर्जी बोलते हैं, और कहीं ना कहीं स्थानांतरण एनर्जी बोलते हैं। वो सारे चीज जो है कहीं ना कहीं इसमें रोटेशनल एनर्जी वगैरह सब आने लगते हैं, तो कहीं वो दूर दूर हो जाते हैं, तो इसमें वाइब्रेट होने लगते हैं। यदि वो पास पास है, उसको हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो दूर दूर हो जाएगा, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड से वो जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और दूर दूर हो जाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल में, बर्फ, बर्फ बहुत टेम्परेचर बहुत कम है तो काफी पास पास है, तो कहीं ना कहीं वो जो है एकदम उनके जो अवयवीकरण है वो पास पास हो गए और वो कहीं ना कहीं ठोस बन गया। उसको हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो अवयवीकरण में कहीं ना कहीं एनर्जी आ जाएगा, वो कंपन करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, और कहीं ना कहीं वो वाइब्रेट करने के कारण से वो ढीले पड़ जाएंगे, होने के कारण से कहीं कहीं ना दूर हो जाएंगे, और दूर होने के बाद वो लिक्विड में आ जाएगा। उसको और टेम्परेचर देंगे तो वो काफी उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और एनर्जी बढ़ने के कारण से पोटेंशियल एनर्जी जब बढ़ जाएगा तो वो दूर दूर हो जाएंगे, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया। यही है कि दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जो अविकर्ण है, तो यही बनावट होती है। जितने भी ब्रह्मांड है वो सब ऐसी बनावट और संरचना से सब जुड़े हैं, रिलेटेड है। मेरा तो मन अब ये कर रहा है, हो सकता है कि बचपन में मुझे केमिस्ट्री टफ लगी हो, लेकिन जैसा अभी आप बता रहे हैं तो मेरा तो मन कर रहा है दोबारा केमिस्ट्री पढ़ लूं मैं दोबारा से एक बार फिर, और आप मेरे टीचर बन जाएं। तो मैं उसको अच्छे से उसको तैयार कर लूं। मन करा, क्योंकि ब्रह्मांड की एनर्जी, सही बात है, सब कुछ खेल ही एनर्जी के ऊपर है। हम लोग, आप जी बात कर सर। रहे हो केमिस्ट्री के ऊपर ही बात कर रहे हैं, एनर्जी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा जी ये भी आपसे चाहूंगा देव जी कि थोड़ा सा आप समय निकालिएगा, हम एक एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं, डायलॉग मंच एजुकेशन प्रोग्राम। उसमें हम बच्चों के जी हेल्प सर। के लिए, चाहे वो प्री का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, तो जो क्वेश्चंस भी आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रिपरेशन कराते हैं कि भाई चलो आपके लिए कुछ इंटरेस्ट हो जाए, कुछ फायदा हो जाए। क्योंकि कई बार बच्चे बहुत से अभाव के कारण कह लीजिए या कुछ कारणों से कह लीजिए,
वो महानगरों में नहीं आ पाते, बड़े शहरों में नहीं आ पाते, तो उन सब के लिए भी हम एक हेल्पफुल प्रोग्राम चलाते हैं। तो आप तो केमिस्ट्री के एकदम विद्वान मुझे लगे कि भाई कितने अच्छे से आपने हाथ के मूवमेंट से आपने मुझे समझा दिया कि एनर्जी जब टेम्परेचर बढ़ा तो कैसे कंपन पैदा हुआ। ये बात सही है, और पानी जब खोलता है तो वो कंपन ही होता है, जब पानी खोलता है तो एनर्जी बढ़ रही है, तो पानी खोलना शुरू हो गया, पानी में खड्डे लगने शुरू हो गए, जी सर। तो वो सब एनर्जी ही होती है, कंपन ही होता है। तो थोड़ा उसके लिए समय निकालिएगा, ताकि एस्पिरेंट्स को आपके अनुभव से, आपके ज्ञान से उनके भी जीवन में कुछ 2 4 5 क्वेश्चन उनके अगर लग जाएंगे आपके से, तो उनका हित हो जाएगा, उनका लाभ हो जाएगा। जी सर। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जल्दी आप देव जी से डायलॉग मंच एजुकेशन प्रोग्राम में मिलेंगे, और देव जी से आपको केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके प्री और मेंस में, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। देव जी, हम थोड़ा सा असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करें जो आप बने हैं। अगर कोई जी भी सर। एस्पिरेंट्स अपने आप को टीचिंग प्रोफेशन में लाना चाहता है, तो यहाँ पर दो बातें, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, और एक आम धारणा है कि आपने तो कहा मुझे बचपन से रुचि थी, मैं खुद खड़ा हो जाता था, लेकिन एक जी आम सर। बात यह है कि जिसका कहीं और करियर सेटल नहीं हो पाता वो टीचर बन जाता है, और कहते हैं कि टीचर एक मजबूरी का, ये टीचर मतलब बड़ा ही मजबूरी का करियर है, रुचिकर नहीं है, ऐसा ही माना जाता है। मतलब आम तरह से लोग सोचते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं, मैं डीएसपी बनूं, मैं ये बनूं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर। टीचिंग से थोड़ा सा दूर भागते हैं युवा। तो दोनों बारे में आप बताइए, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हैं, जो इस प्रकार की बात सोचते हैं टीचिंग के बारे में, आपका क्या नजरिया है जी टीचिंग के सर। बारे में? सर, वो टीचिंग के क्षेत्र में तो जैसे कि मैंने बताया, बचपन से ही मुझे रुचि था। बस मुझे जानकारी नहीं था कि टीचिंग के फील्ड में मुझे वो स्कूल में पढ़ाना है या फिर कॉलेज में पढ़ाना है। तो ये मुझे जानकारी नहीं था कि क्या स्टेप होते हैं, क्या एग्जाम देना पड़ता है। तो जी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया, तो फिर जैसे जैसे मैं बीएससी में गया, तो बीएससी में जी। जाने के बाद मुझे एक जो गेस्ट लेक्चर में मैडम थी, अंजू ठाकुर मैम, उन्होंने बताया कि आप जो है नेट, यदि केमिस्ट्री में जी। यदि जिनको जिस जिस भी विषय में इंटरेस्ट है, उसमें यदि आप नेट क्लियर करते हैं, तो नेट क्लियर करने के बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ऐसा करके जानकारी मिला। और मेरे जो दीदी है, जिनके यहाँ मैं अभी हूँ, हेमलता नेताम, तो ये दीदी ने भी कहा कि आप जो है, आपको टीचिंग में करियर बनाना है तो आप जाइए, एमएससी कीजिए, और जो है आप कहीं ना कहीं कॉलेज के लिए आप अच्छा प्रोफेसर बन जाएंगे। तो इनका भी गाइड रहा कि आप जो है, आपको टीचिंग फील्ड में करियर बनाना है तो फिर आप एमएससी कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, है ना। छोटी छोटी मैं जॉब ढूंढ रहा था उस टाइम पे, तो दीदी ने कहा कि आप इधर उधर मत भटकिए, आपको टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप एमएससी कीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उस टाइम पे भी मुझे जानकारी नहीं था, उस टाइम पे ये लग रहा था कि मैं नेट क्लियर यदि कर लूंगा तो मुझे जो है जॉब मिल जाएगा तुरंत करके। बट बाद में पता चला, जब मैं एमएससी के लिए जब रायपुर गया, तो वहां पे जाकर के पता चला कि आपको नेट क्लियर करने के बाद में सीजीपीएससी का जो वैकेंसी आती है, फिर सीजीपीएससी में रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है। तो कहीं ना कहीं वैसे स्टेप है जो सिविल सर्विस में होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे प्री के तौर पे हमको नेट या स्टेट के एग्जाम देना होता है, उसके बाद फिर पीएससी जो एग्जाम देते हैं, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, रिटर्न एग्जाम, उसके बाद सीधे जो है इंटरव्यू होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब जो है टीचिंग में तो जाना है, लेकिन स्कूल वाले में नहीं, मुझे प्रोफेसर बनना है। क्योंकि मैं जब बीएससी जब जब पढ़ाई कर रहा था, बीएससी में जब था मैं, तो उस टाइम पे मैं प्रेजेंटेशन या फिर सेमिनार दिया करता था, तो फिर उस टाइम पे मुझे मजा आता था देने में, सेमिनार देने में। तो फिर और थोड़ा सा मुझे मेरा मनोबल बढ़ गया कि मुझे जो है अब कहीं ना कहीं कॉलेज में ही पढ़ाना है। तो उस टाइम पे जब जैसे क्लास में जब जो है टीचर जब पढ़ाते थे, उस टाइम पे जैसे समझ में नहीं आता था, तो फिर कॉलेज में भी बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे पास आकर के मेरे साथ डिस्कस करते थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आपको समझ में आया तो मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैं अपने ही फ्रेंड्स लोगों को समझाया करता था, डिस्कस होती थी कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। कोई खाली क्लास देख लिया, वहां पे जाकर के बैठ गए और सब मेरे फ्रेंड्स बैठ गए, और मैं ब्लैक बोर्ड पर जाकर उनको पढ़ाया करता था। तो कहीं ना कहीं मेरा मनोबल बढ़ गया कि जी बिल्कुल, कि मुझे जो है एपी बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, और कॉलेज में ही बनना है करके। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब केमिस्ट्री में एमएससी करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा रुचि था मुझे बचपन से। तो फिर मैंने केमिस्ट्री में ही मैंने सोच लिया कि मुझे केमिस्ट्री में ही एपी बनना है। तो बस ऐसे ही सफर रहा। पहले में तो प्रारंभिक तौर पे मेरा मुझे भी जानकारी नहीं था, तो एमएससी में जाने के बाद ही मुझे पता चला कि ये स्टेप होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, यानी कि आप अगर लगे रहेंगे किसी फील्ड के बारे में लगे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि आपको उसमें एंजॉय आना जी लगता है, जी। उसमें आप इंटरेस्ट लाने लगते हैं, और आपको सब चीजें उसमें स्टेप बाय स्टेप पता चलने शुरू हो जाते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे करते हैं।
अच्छा, जी जो जी। मैंने एक बात बोली, जो एक आम धारणा इस प्रकार की है, क्या आप इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि ऐसी धारणा है कि टीचिंग जो है कि ये माना जाता है कि नहीं भाई, जब कुछ नहीं मिला तो हम टीचिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ आप मानते हैं, इस प्रकार का आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। इंसान को जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में काम करने में मजा आता है। वो अपने आप में बहुत मनोरंजन है, बढ़िया। मनोरंजन की उनको कुछ और क्षेत्र नहीं है। उनको अपने आप को मजा आना चाहिए, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे टीचिंग हो, जो भी क्षेत्र हो। इंसान में यदि उनको उनके उस क्षेत्र में यदि रुचि है, तो फिर वो कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो या फिर या बड़ा हो, उसको उस काम करने में मजा आता है, अपने आप को इंजॉय फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, काम छोटा भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर तो एकदम इंटेलेक्चुअल्स में आ जाते हैं, इसमें छोटा बड़ी बात, लेकिन जी जी। टीचिंग को कहते हैं, टीचिंग मतलब एक होता है ना लड़कों में पैशन वाला जॉब, कि हम डीएसपी बने, हम डीसी बने, तो उसमें ज्यादा पैशंस दिखाते हैं। टीचिंग में पैशंस कम दिखाते हैं। टीचिंग में बहुत ही कम की नहीं हमारा पैशन है। जैसे आपने कहा कि आपको पहले से ही शौक था, बीएससी आप गए तो आप सेमिनार लेते थे, आप प्रेजेंटेशन तैयार करते थे, तो ये तो पैशन जी आपका जी। हो गया, तो कम देखने को मिलता है। लेकिन अच्छा है, आपने कहा कि भाई ये तो सबके रुचि पे डिपेंड करता है, अपनी उस पर डिपेंड करता है। तो मैं देव जी आपसे कहना चाहूंगा, सभी युवाओं के लिए लास्ट प्रश्न मेरा यही है कि सभी युवाओं के लिए आपका कोई मैसेज हो, आप कुछ उनके बारे में कहना चाहें, तो आप कुछ बताइए कि क्या सबको आप मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर जी सर, सर मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि जितने भी अभी जो विद्यार्थी हैं, अभी तैयारी कर रहे होंगे, स्कूल में पढ़ रहे होंगे या फिर बीएससी में पढ़ रहे होंगे, या फिर जो भी जिसका भी तैयारी कर रहे होंगे, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपका रुचि क्षेत्र है, पहले तो उनको पहचाने, आपकी से। जी। प्रतिभा किस क्षेत्र में है, रुचि किस क्षेत्र में है। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग फ्रेंड्स को देख करके विषय का चयन करते हैं। जैसे कि मेरे कोई फ्रेंड्स है, दो तीन फ्रेंड्स, वो जो है कोई जी। मैथमेटिक्स में ले रहा है, आर्ट्स में ले रहा है, कॉमर्स में ले रहा है, तो फिर जनरली जी। ये होता है उस टाइम पे कि मेरे फ्रेंड्स जो है वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो मुझे उनके साथ रहना है। हम लोग इतने टाइम तक साथ साथ रहे हैं, तो हम भी बहुत साथ बढ़िया। साथ में रहेंगे, दोनों साथ साथ। तो फिर उनको देख करके हम अपना रुचि जो है, अपना सब्जेक्ट हम लोग तय करते हैं। इसका मतलब बहुत बढ़िया। उनका रुचि था, सपना उनका था, उनका सिद्धांत को हम अपने ऊपर थोप लिए, उनके सपना को हम अपना भी बना लिए, तो ये भी होता है। सेकंड ये बहुत भी बढ़िया। बोलूंगा कि बहुत सारे, जैसे कि समाज में या फिर अपने आसपास रिलेटिव हो या फिर फैमिली का हो, वो बोलेंगे कि आपको डॉक्टर बनना है, वो बोलेंगे आपको डीसी बनना है, वो बोलेंगे आपको इंजीनियर बनना है। तो सबका अलग अलग रहता है। वो इसलिए जी। बोलते हैं क्योंकि वो अपने खुद के अनुसार बोलते हैं, अपने रुचि के अनुसार बोलते हैं, क्योंकि उनको खुद उनको पसंद है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये भी मुझे थोड़ा सा गलत लगता है कि बच्चे जिनके जो जिसमें उनका रुचि है, जिसमें उनका प्रतिभा है, जिसमें उनका जिस क्षेत्र में उनको ज्यादा अच्छा लगता है वो क्षेत्र चुनना चाहिए। कभी कभी मम्मी पापा या फिर फ्रेंड्स या फिर उनका ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना जिसका जहां पर भी जिस क्षेत्र में भी रुचि है वो उसको ध्यान दें। और उसके बाद जैसे कि किसी को सिविल सर्विस में जाना है या फिर टीचिंग में जाना है या फिर साइंटिस्ट बनना है, तो उससे रिलेटेड जो है उन्हीं को पकड़ें, उन्हीं पथ प्रदर्शक को पकड़ें जो उसके बारे में जानते हैं, और उनको अच्छे से पूछें कि आगे क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, और कैसे क्या क्या इसका कोर्स होता है। ये सारी चीजें उनको जानकारी उनसे रिलेटेड लें। तो बस यही रहेगा कि स्टार्टिंग में बेसिक स्तर पर ही ना भटकें। बाद में बिल्कुल होता है बिल्कुल। कि हमको तो ये बनना था, हमें तो टीचिंग में जाना था, हमें तो डीसी बनना था, हमें तो कलेक्टर बनना था, लेकिन हमने इस क्षेत्र में आ गया। तो कहीं ना कहीं 55 60 साल के बाद में कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होता है, पछतावा होता है कि मुझे उस क्षेत्र में अधिक रुचि था, पर मैंने इसमें आ गया। तो कहीं ना कहीं ये पछतावा ना हो बाद में, इसलिए शुरुआत में ही सही निर्णय लें, सोच समझ कर निर्णय लें, ताकि आगे पछतावा ना पड़े और आप भी इंजॉय करें अपने काम में। आपको जो काम जो करेंगे, जिसमें भी आप रहेंगे, जिस फील्ड में भी, उसमें मजा आना चाहिए। बस यही कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में ही ना भटकें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और लास्ट में अंतिम प्रश्न मेरा ये था, ये तो मेरा था ही, आप अपनी सफलता में, अपने इस पूरी सक्सेस की यात्रा में, आप किसी का भी कंट्रीब्यूशन मानते हैं तो आप जागर मंच पर उनका नाम ले सकते हैं। आपका परिश्रम तो रहा, आपका संघर्ष तो रहा, किसी और को भी इस परिश्रम में, इस संघर्ष में जोड़ना चाहें तो? जी बिल्कुल सर, मैं इस सफलता में जो मैं जो क्रेडिट जो देना चाहूंगा वो मेरे घर वालों को देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं वो हमेशा हर परिस्थिति में साथ खड़े रहे, सपोर्ट करते रहे, कभी मना नहीं किए। भले आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, फिर भी उन लोग कभी मना नहीं किए कि बेटा आप नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो पाएगा, कभी मना नहीं किए। बस सोचते थे, टेंशन में आ जाते थे, लेकिन कभी मना नहीं किए। हर परिस्थिति हर कंडीशन में मेरे साथ खड़े रहे। तो मेन क्रेडिट मैं अपने घर वालों को देना चाहूंगा। और साथ ही जब एमएससी में मैं जब गया, तो फिर स्टेप सारा जानकारी मेरा जो मनोबल बढ़ाते रहे हमेशा।
तो वो इंद्रपाल करभाल सर जी हैं, जो प्रोफेसर हैं पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के, और हमेशा बीच बीच में जो गाइड करते रहे, हमेशा सपोर्ट करते रहे, वो है मेरे जो हेमलता दीदी हैं। और बहुत सारे हैं जो फाइनेंशियली जो मुझे सपोर्ट भी किए हैं, जैसे कि राजकुमारी बुआ हैं, रवि भाई हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत काफी सपोर्ट किए। तो सभी को मैं सफलता का श्रेय देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरी ओर से भी, डायलॉग मंच की ओर से भी, जो भी आपके सहायक बने उनको डायलॉग मंच का नमन। और मैं ये भी कहूंगा, आपके इस पूरी सफलता के, सक्सेस के और संघर्ष का जो रास्ता रहा उसके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास कोई प्रतिभा है और वो प्रतिभा कुछ करना चाहती है, तो मैं यही निवेदन करूंगा सभी से कि वो मदद करें। मदद करेंगे तो वो भी देव सिंह जी की तरह कहीं चयनित होंगे, कहीं विराजमान होंगे, तो वो आपका भी नाम उसी प्रकार रोशन करेंगे जैसे आज देव सिंह जी अपने माँ बाप का, अपने फ्रेंड्स का, सबके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो देव सिंह जी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत आभार। और जल्दी हम एजुकेशन प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। और दोस्तों, जल्दी आप, जैसे केमिस्ट्री की एक झलक आपने वीडियो के दौरान देखी, तो पूरा केमिस्ट्री के बारे में चर्चा जल्दी ही आप देव सिंह जी के साथ देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देव सिंह जी। आप स्वस्थ रहिए और ऐसे जी ही आप प्रसन्न रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।